हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर है जो के इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। कोई भी एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन ले लो बेटा। मैंने कोई एक केमिकल ले लिया, इक्वेशन ले लिया, ए गिव्स बी। ए क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। ए क्या है, रिएक्टेंट, बी क्या है, प्रोडक्ट। अब जब रिएक्शन ए से बी जाएगा तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब रिएक्शन बी से ए जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। देख बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। समझ जाना। रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, ध्यान से समझना, जब कहीं ना कहीं ए से ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, बी होगा, और चूंकि बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तभी रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। बोलो हाँ ना। अगर मैं इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लिखूं तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। प्रोडक्ट क्या है, बी, रिएक्टेंट क्या है, ए। और समझो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है तो वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाएगा। अरे कोई भी केमिकल, ए भी क्या है, कोई एक केमिकल नहीं है, कोई भी एक केमिकल एलिमेंट होगा, मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा, और बी भी क्या होगा, कोई भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा। हमेशा स्पॉन्टेनियसली फेवर उसी को करेगा ना जो ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो ना हाँ या ना। अगर बी ज़्यादा स्टेबल होगा तो ए की पूरी कोशिश होगी बी में कन्वर्ट होने का, और चूंकि ए ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो जो बी बना है उसकी भी कोशिश होगी क्या, ए में आने का। बोलो है ना। अब अगर समझो बी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो बी का अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि ए की पूरी कोशिश होगी बी में जाने की, और बी का अमाउंट जितना बढ़ेगा के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। बोलो हाँ ना। और अगर ए का अमाउंट बढ़ा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। बोलो ना हाँ ना। तो अगर समझो कोई दो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, समझो ये एक केमिकल इक्वेशन है, 2xo गिव्स x2, xo प्लस क्या बेटा, ये भी एक केमिकल इक्वेशन है और ये भी एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन सेम ही है। अब इस केमिकल इक्वेशन की K1 की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻24, और दूसरा केमिकल इक्वेशन इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10⁻10। अगर मैं इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लिखूं, बड़े ध्यान से समझना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 अपॉन क्या इंटू क्या बेटा, O2 टू दी पावर क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 इंटू O2 अपॉन क्या बेटा, xo टू दी पावर क्या बेटा, 2। बोलो, दोनों का के इक्विलिब्रियम सेम ही होगा, लेकिन नीचे वाले केस का के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है या ज़्यादा है। अगर K1 और K2 को कंपेयर करो, किसका के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, K1 या K2 का। इसका के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। देखो ना, 10⁻24 है, इसका क्या है, कम। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा कब हो सकती है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। बोलो, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम कब होगी, जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। बोलो, और के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बना होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर किसी केमिकल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम भी आपको दिया हुआ है तो जिसका के इक्विलिब्रियम ज़्यादा, उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या बेटा, ज़्यादा। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तभी प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यही कह रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज व्हेन वैल्यू ऑफ के क्या बेटा, इंक्रीजेज। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के इक्विलिब्रियम के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी, के इक्विलिब्रियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डिक्रीज करेगी तभी रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो हाँ ना। तो रिएक्टेंट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा के इक्विलिब्रियम उतना क्या होगा, कम। बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका के इक्विलिब्रियम ज़्यादा उस केस में रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम, जिसका के इक्विलिब्रियम कम रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या बेटा, ज़्यादा। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही एक एप्लीकेशन आपको बताना था। क्या आप समझ में आया, नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन क्यूसेंट। क्या देखते हैं, पहले रिएक्शन क्यूसेंट बाद में समझते हैं। पहले समझो, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा,
इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है 0, t इक्वल टू 0 पे। टाइम के साथ फॉरवर्ड का रेट कम होगा, बैकवर्ड का रेट क्या होगा बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या होगा इक्वल होगा, उसी टाइम को क्या बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ ना। जबकि समझो ये एक केमिकल इक्वेशन है, m1 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ m2 मोल ऑफ B गिव्स n1 मोल ऑफ C प्लस n2 मोल ऑफ D। बोलो ऐसे ही समझने के लिए लेते हैं कि समझो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव कर रहा होगा कितने मिनट पे 5 मिनट पे। बोलो इसका टी इक्विलिब्रियम कितना ले लूं 5, ये टी इक्विलिब्रियम कितने मिनट समय लग रहा है 5 मिनट। तो 5 मिनट से पहले का जितना भी टाइम होगा उस टाइम पे रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। बोलो है ना। और इस रिएक्शन का अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं, क्या लिखूं यही लिखा हुआ है के इक्विलिब्रियम, कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जिसका जो रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। अब देखो C का पावर कितना है N1, D का पावर कितना है N2, A का पावर कितना है M1, B का पावर कितना है M2। ये किस कंडीशन पे लिखा हुआ है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया होगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया होगा, मतलब 5 मिनट पे लिखा होगा। ये टाइम कौन सा है T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। हमने समझने के लिए इसी को 5 मिनट ले लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब 5 मिनट से पहले का कोई भी टाइम जो 0 to 4 मिनट के बीच की बात कर लूँ, या 5 से पहले कोई भी टाइम होगा, उस टाइम पे रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, मतलब इस रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा ज़्यादा होगा बैकवर्ड से पहले। बोलो हाँ ना। अब समझो 5 मिनट से पहले का मैं कोई भी अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो ले लूँ, ये रेशियो इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम कब कह सकते हैं ओनली 5 मिनट पे। बोलो ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हो, तुम किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर सकते हो। उसी को बोलते हैं रिएक्शन क्यूसेंट। क्या बोलते हैं। जैसे की इक्विलिब्रियम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिमिलरली वैसे ही क्या लिखते हैं रिएक्शन क्यूसेंट। फर्क क्या है कि इक्विलिब्रियम हमेशा इक्विलिब्रियम टाइम पे लिखते हैं। बोलो हाँ ना। और रिएक्शन क्यूसेंट हम किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। तुम कहोगे सर अगर इसी को t इज इक्वल टू 5 मिनट पे लिख दे तो मैं कहूँगा रिएक्शन क्यूसेंट के इक्विलिब्रियम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बोलो है ना। इस टाइम से पहले अगर मैं देखूँ, किस टाइम से पहले 5 मिनट से पहले, तो 5 मिनट से पहले क्या ज़्यादा होगा रिएक्टेंट ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इस 5 मिनट से पहले मतलब बिफोर क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा किससे, इस 5 मिनट पे कौन सा क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होगा रेट ऑफ, और इस 5 मिनट के बाद क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होगा रेट ऑफ। बोलो ना है ना। मतलब इक्विलिब्रियम के बाद तुमने किसी भी तरीके से रिएक्शन को और फॉरवर्ड भेज दिया होगा तो रिएक्शन की नेचुरल टेंडेंसी होगी कहाँ बैकवर्ड आने की। बोलो यहाँ पे जितना रिएक्टेंट फॉरवर्ड जाएगा उतना ही क्या आएगा बैकवर्ड आ जाएगा, और इस टाइम में रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड जाना चाह रहा है तो नेचुरल टेंडेंसी होगी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने की। बोलो हाँ ना। समझ में आया। रिएक्शन क्यूसेंट क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ टाइम। रिएक्शन के किसी भी कंडीशन पे तुम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू दी पावर स्टोइकियोमेट्री कर सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं रिएक्शन क्यूसेंट। बोलो है ना। तुम कहोगे सर ये निकालते क्यों है, तो ये पता करने के लिए निकालते हैं कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसके 3 कंडीशन बने, एक वो टाइम जो इक्विलिब्रियम पे हो, एक वो टाइम जो बिफोर इक्विलिब्रियम हो, और एक वो टाइम जो आफ्टर इक्विलिब्रियम हो। इस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल है, तो इस केस में जो रिएक्शन क्यूसेंट क्यू है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तो इस टाइम में जो के इक्विलिब्रियम है वो किसके बराबर होगा रिएक्शन क्यूसेंट क्यू के। बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या होगा इक्वल होगा, इस केस में के इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्यूसेंट के क्या होगा बराबर होगा। बोलो हाँ ना। इस कंडीशन में बताओ, इस कंडीशन में अभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर है क्या बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट मीन्स अभी भी कुछ और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बाकी है।
इसका यही मतलब हुआ ना कि अभी भी कुछ और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना बाकी है। नहीं है तो मेरी बात समझना कि एग्जांपल से समझा देता हूँ तुमको, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हमने लिया क्या बेटा, रिएक्टेंट, ये कोई एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लिया, क्या लिया, प्रोडक्ट ले लिया, बोलो हाँ ना। T = 0 पे ओनली क्या होगा, रिएक्टेंट, इसके मैंने 10 मोल ले लिए तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0। एक टाइम ले लेता हूँ T = T1, तो समझो इसके 1 मोल रिएक्ट किए तो ये 10 से कितना हो गया, 9, तो ये कितना बनेगा, 1। बोलो, एक T = और टाइम ले लेता हूँ T', ये 6 हो गए, तो 10 से कितना हो गया, 6, रिएक्ट कितना किया, 4, तो ये कितना बना। एक और टर्म ले लेता हूँ T = T इक्विलिब्रियम, ये भी 5, तो ये भी कितना, 5, अरे 10 से 5 हुए तो रिएक्ट कितने करे, 5, तो बने कितने, 5। और एक टर्म T इक्विलिब्रियम के आगे का ले लेता हूँ ट्रिपल', अगर ये 4 तो ये कितना, 6। ये जो 5 वाला स्टेट है ये कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाएगा। उससे पहले का कोई भी टर्म यहाँ पे ले लो तो क्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है ना, क्या रिएक्टेंट ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम से पहले का कोई भी टर्म ले लोगे तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बोलो हाँ है ना। तो इससे पहले का कोई भी रेट लोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड ग्रेटर देन रेट ऑफ, मतलब अभी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बाकी है। इसके बाद का कोई भी टाइम ले लो तो इस टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड स्मॉलर होगा रेट ऑफ, और इस टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं तो ध्यान से समझना। अब मैं इसका की इक्विलिब्रियम निकालता हूँ, क्या निकालूँ इसका, की इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा, 5/5, समझ के देखना। इक्विलिब्रियम से पहले कितना आएगा, 4/6, कितना आएगा, 4/6, 1 से इक्विलिब्रियम से छोटा है या बड़ा है, इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा बेटा, 5/5, मतलब कितना, 1, और ये वैल्यू लेस देन कितना आएगा, 1, बोलो भाई ना। तो इक्विलिब्रियम से पहले है तो वो रिएक्शन क्यूसेंट है ना, तो अगर रिएक्शन क्यूसेंट की वैल्यू की इक्विलिब्रियम से छोटी आ गई इसका तो रिएक्शन अभी फॉरवर्ड आएगा, बोलो ना। तो 3 ही कंडीशन बन सकता है कि रिएक्शन क्यूसेंट के इक्विलिब्रियम के बराबर हो सकता है। अगर टाइम से पहले चले जाओगे तो जो Q है रिएक्शन क्यूसेंट की वैल्यू है वो छोटा होगा किससे, के इक्विलिब्रियम से, क्या गलत कह रहा हूँ। और टाइम के आगे चले जाओगे तो रिएक्शन क्यूसेंट की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे बेटा, के इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन क्यूसेंट हम पढ़ते ही इसलिए है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सके कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाने वाला है या बैकवर्ड जाने वाला है। फॉरवर्ड कब जाएगा, जब Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से क्या होगी, छोटी होगी। रिएक्शन क्यूसेंट की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ग्रेटर हो जाए इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया है इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा, मतलब रिएक्शन का बैकवर्ड का जाने का रेट ज़्यादा होगा, बोलो ना है ना। तो इससे हम लोग पढ़ते ही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टेट को पता कर सके कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बोलो। तो या तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देख करके या रिएक्शन क्यूसेंट की वैल्यू कंपेयर करके फॉरवर्ड बैकवर्ड पता कर सकते हो, या फॉरवर्ड बैकवर्ड देख करके रिएक्शन क्यूसेंट और के इक्विलिब्रियम को कंपेयर कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई। 3 स्टेट बने, कौन कौन सा, जब रेट इक्वल है तो रिएक्शन क्यूसेंट के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। रिएक्शन क्यूसेंट ग्रेटर कब होगा, जब बैकवर्ड आ जाओगा, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद का वो समय होगा। इक्विलिब्रियम से पहले रिएक्शन क्यूसेंट के इक्विलिब्रियम से क्या होगी, छोटी होगी, बोलो समझ में आया। तो तुमको 2 चीज़ बताया, एक एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, दूसरा रिएक्शन क्यूसेंट। क्या हर एक बच्चों को ये चीज़ समझ में आई, बोलो ना हाँ या ना। अब आ जाओ इसी रिएक्शन क्यूसेंट पे बेस्ड हम लोग ने क्वेश्चन देखा है। करेक्ट फॉर ए केमिकल रिएक्शन N2 गैस कंबाइंड विथ H2 गैस गिव्स अमोनिया, और इसका तुमको Kc दिया हुआ है, मतलब के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, क्या दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन, N2 गैस कंबाइंड विथ H2 गैस, बोलो है ना। क्या मिल रहा है, 2NH3 गैस मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत। इसके Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखा है ना, 6 मोल पर लीटर टू द पावर -2, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, -2। अब क्या रहा है, एट सर्टेन टाइम, किसी भी टाइम पे
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2H2 एंड NH3 दिया हुआ है, बोलो किसी भी टाइम पे। ये टाइम तो नहीं है ना कि के इक्विलिब्रियम है, एट एनी टाइम। और किसी भी टाइम पे अगर तुम इक्विलिब्रियम लिखते हो तो उसको के इक्विलिब्रियम बोलेंगे या रिएक्शन क्यूसेंट बोलेंगे, रिएक्शन क्यूसेंट। तो अगर मैं इसका रिएक्शन क्यूसेंट क्यू लिखूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, एक्सप्रेशन अभी भी वैसे ही लिखेंगे NH3/2 अपॉन N2 इंटू H2/3। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अब NH3 का अमाउंट कितना है बताओ, 0.3 का स्क्वायर, यही है ना, अपॉन N2 और H2 कितना है 0.1 इंटू H2 कितना दिया हुआ है, बोलो है ना, तो H2 का कितना हो जाएगा Q। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 इंटू 10 के पावर -2, बोलो यहाँ पे 2 का Q 8, 2 का Q 8 और 8 इंटू 1 8 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे यहाँ का -3 और यहाँ का -1 कितना हो जाएगा, -1। हो नहीं रहा है तुमसे बेटा, कोशिश तो कर रहा है तो भी। तो 9/8 इंटू 10 के पावर 2 होगा, ये -4 ऊपर जाएगा कितना बेटा, +4, 10 के पावर +4, 10 के पावर -2, 10 के पावर कितना +2। ये वैल्यू तुम करोगे 9/8 इंटू 10 के पावर +2। ये क्या गया, रिएक्शन क्यूसेंट, बोलो भाई ना। और ये कितना दिया हुआ था, Kc। अब Kc और रिएक्शन क्यूसेंट को कंपेयर करो, कौन ज़्यादा है, तो रिएक्शन क्यूसेंट की वैल्यू Kc से क्या है, ज़्यादा है, बोलो है ना। तो यहाँ पे जो Q है ये ग्रेटर देन क्या बेटा, अब Q Kc से ग्रेटर कब हो सकता है, Q रिएक्शन क्यूसेंट Kc से ज़्यादा कब हो सकता है, इसका मतलब जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट कहाँ कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, बोलो है ना, रिस्पेक्टिवली। तो डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन दिस स्टेट, तो उस कंडीशन पे रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा या बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा। तो रिएक्शन की टेंडेंसी किधर होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो तुमने रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट तो लिया होगा, बोलो है ना। समझो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ए, ये तुमको क्या दे रहा है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ए है, ये तुमको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत। अब रिएक्टेंट का टाइम के साथ कुछ अमाउंट तो तुम लोगे, पहले मेरी पूरी बात समझना, कुछ अमाउंट तो लोगे। समझो t=0 पे मैंने इसका कुछ अमाउंट ले लिया ए, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट कितना होगा, 0, बोलो। अब t= कोई भी एक टाइम पे, मैं ये नहीं कहता हूँ ये टाइम इक्विलिब्रियम होगा, रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट तो डिसोसिएट करा होगा, बोलो। समझो इसका ए लिया था, x अमाउंट डिसोसिएट कर रहा है, कितना कर रहा है, x अमाउंट डिसोसिएट, समझ सकते हो ना इतना। तो ये कितना बचेगा, ए लिया था, x अमाउंट इससे डिसोसिएट कर गए होंगे, कंज्यूम कर गए, तो बचा कितना, इसमें कोई दिक्कत, तो ये बचा A-X। अब इसके एक मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, एक, तो इसके x से ये कितने बनेंगे, बोलो हाँ या ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है कि तुमने जो लिया था उसमें से कितना अमाउंट डिसोसिएट कर गया, समझ में आया। इसी को हम लोग बोलते हैं इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, क्लियर। और अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूं, डिग्री ऑफ जिसी को अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल डिसोसिएटेड अपॉन मोल इनिशियली टेकन। अब यहां से कितना डिसोसिएट किया तुमने, लिया कितना था ए, डिसोसिएट कितना करा x, तो ऊपर में किसको लिखेंगे, x को, नीचे में किसको लिखेंगे, a को, समझ में आया। तो यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा = x/A0। हमने ए लिया है, इन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स A0 लिया होगा, बोलो है ना। अगर हम भी A0 लिए होते तो यहाँ पे A0 होता, तो हम भी A0 लगा देते, क्लियर। अगर तुमसे पूछे परसेंटेज डिसोसिएशन बताओ, क्या बताओ, तो कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, यही है x/A0 × 100।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो। तो तुमको समझ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किससे? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या मेरी बात समझ में आया? तो यहाँ पे कितना अमाउंट डिसोसिएट किया? एक्स। कितना अमाउंट डिसोसिएट? तो डिसोसिएटेड अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा इंटू ए नॉट। देखो ना, अरे यही निकाला था ना तुमने फॉर्मूला। तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है? एक्स। अरे यहाँ से डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है? तो अगर मैं लिखूं डिसोसिएटेड अमाउंट, क्या लिखूं? डिसोसिएटेड अमाउंट। डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है? एक्स। और एक्स की वैल्यू कितना होगी? ए नॉट इंटू अल्फा। बोलो। तो इसी को क्या बोलते हैं? ए नॉट इंटू अल्फा। क्लियर? और इसी डिसोसिएटेड अमाउंट या यही जो अल्फा है, इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल। नंबर ऑफ मोल, वन मोल से जो डिसोसिएटेड अमाउंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को तुम एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल से जो डिसोसिएटेड अमाउंट होता है उसी को उसका क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं इसको बोल देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज number of mole dissociated from, क्या बेटा? तो वन मोल से जो डिसोसिएटेड अमाउंट है उसी को क्या बोलते हैं? उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहां से x की वैल्यू तुमने कितनी निकाली? ए नॉट इंटू अल्फा। समझ में? अब यहाँ पे हम x के जगह ये वैल्यू पुट कर दूं? क्या मैं x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? तो चलो, क्या लिखूंगा x के जगह? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। तो ए नॉट कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, तुमको बोलेगा 30% डिसोसिएट कर गया, या रिएक्शन 30% कंप्लीट हुआ, मतलब ये क्या दे रहा है? अल्फा की वैल्यू। और तुमको रिएक्शन कराने के लिए क्या देगा? रिएक्टेंट देगा। तो कभी भी डिसोसिएशन ए नॉट और अल्फा के टर्म्स होना चाहिए। मैंने तुमसे क्या कहा? वन मोल से जो डिसोसिएटेड अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। दैट मीन्स एक मोल से कितना डिसोसिएट करा होगा? अल्फा। तो अगर 2 मोल लोगे तो 2 इंटू अल्फा, 3 मोल लोगे तो 10 मोल लोगे तो x मोल लोगे तो, बोलो है ना? ए नॉट मोल लोगे तो ए नॉट इंटू अल्फा। देखो, ए नॉट लिया था तो कितना डिसोसिएट करा? ए नॉट अल्फा। तो बचा कितना? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। बोलो, कुछ गलत कह रहा हूँ? समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 टर्म्स में रिएक्शन को तुमको डिसोसिएशन पढ़ाया जाएगा। रिएक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं? एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक डिग्री ऑफ और दूसरा क्या बेटा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दोनों एक ही हैं, लेकिन समझने की बात है कि कब डिसोसिएशन के टर्म्स में करते हैं या कब एक्सटेंट के टर्म्स में। जब मैंने ए नॉट माइनस एक्स किया था तो इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और जब ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा किया तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि कब कैसे यूज करना है मैं तुमको आगे समझाऊंगा, तुम समझते रहना। चलो आगे आते हैं। एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, उससे मैं तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमने क्या लिया? एक हाइपोथेटिकली केमिकल इक्वेशन ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक हाइपोथेटिकली केमिकल इक्वेशन। कह रहा है N1 मोल ऑफ ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? N1 मोल ऑफ ए गिव्स N2 मोल ऑफ बी एंड N3 मोल ऑफ सी। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। समझो, हमने इनिशियल कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का अमाउंट तो लोगे, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का अमाउंट लोगे ना। तो मैं क्या करता हूँ? t = 0 पे हमने इसका अमाउंट कितना ले लिया? ए नॉट। क्या उस टाइम पे ये मिलेगा? क्या नहीं। रिएक्शन को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जानने के लिए कुछ समय तो चाहिए। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब मैं दूसरा टर्म ले लेता हूँ, t = t। अब तुम्हें कितना अमाउंट तुम डिसोसिएट करोगे? तो समझो इससे डिसोसिएटेड अमाउंट जो है वो कितना है? x। समझो x अमाउंट क्या करा इसने? डिसोसिएट करा होगा। बोलो है ना? तो अमाउंट डिसोसिएटेड कितना है? अमाउंट डिसोसिएटेड कितना है? x। तो ये कितना हो गया? ए नॉट लिया था, x डिसोसिएट कर गया, तो कितना होगा? ए नॉट माइनस x। बहुत सही बेटा। तो ये उतना हो गया ए नॉट माइनस x। बोलो, तो ए के कितने मोल रिएक्ट किए? x। तो बी के कितने मोल बनेंगे?
क्या x बनेंगे क्या? नहीं, x तब बनते जब इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहे होंगे। अब ध्यान समझना, इसके n1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं? n2। ध्यान से समझना, n1 मोल ऑफ A गिव्स n2 मोल ऑफ B। क्या समझ में आ रहा है? तो इसके n1 से कितना बन रहा है? n2। तो इसके 1 मोल से कितना बन रहा होगा? n2 बाई n1। बोलो है ना? तो इसके कितने मोल रिएक्ट किए? x। तो इसके x मोल से कितना बनेगा? n2 बाई n1 इंटू क्या बेटा? x। बोलो है ना? और कभी भी रिएक्शन होगा तो स्टोइकोमेट्री के फॉर्म में ही होगा। तो इसके कितने मोल बनेंगे? n2 अपॉन n1 इंटू x। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? इसके कितने बनेंगे? n3 अपॉन n1 इंटू x। कभी भी अगर किसी का तुमको निकालना हो अमाउंट, तो जिसका निकालते उसका स्टोइकोमेट्री अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में निकालते उसका स्टोइकोमेट्री मल्टीप्लाई बाय कितने मोल के निकाले वो निकालना होता है। बोलो है ना? अब ये रिएक्शन किस पॉइंट पे आ गया? इक्विलिब्रियम पे। क्या समझ में आया? ये रिएक्शन कहाँ पे आ गया? एट। अब मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूं। क्या निकालूं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था? अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल टेकन। तो कितना? x अपॉन ए नॉट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। कितना? ए नॉट अल्फा। अब इस ए नॉट अल्फा की वैल्यू में पुट कर दूं। बोलो पुट कर दूं। तो अभी भी इसको क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से बता। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बता। ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? n2 बाई n1 ए नॉट अल्फा। इसको क्या लिख सकता हूँ? n3 बाई n1। क्या समझ में आ गया? वैसे भी देख लो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है, तो 1 मोल से कितना? अल्फा। 2 मोल से 2 अल्फा। ए नॉट से ए नॉट अल्फा। तो ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। यहाँ से ए नॉट कॉमन ले लो। तो कितना? तुम कहोगे सर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं कहूँगा कि मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना आना चाहिए। रिएक्शन कराने के बाद किसके कितने मोल रिएक्ट करके किसके कितने मोल बनेंगे ये तुम्हें करना आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ये ना? एक और एग्जाम्पल लूँ जहाँ पे तुम कर पाओ। इस केस में तुमको करना है। मैंने 2 एक केमिकल इक्वेशन लिया है, बस तुम्हें ऐसे हाइपोथेटिकली बताना है। मैं भी क्या करता हूँ यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे इसके भी ए नॉट ले लेता हूँ। t इज इक्वल टू 0 पे इसके भी क्या ले लेता हूँ? ए नॉट ले लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत, कोई संदेह तुमको नहीं? अब बताओ उस टाइम पे ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। अब मैं t इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, टी इक्विलिब्रियम टाइम ले लिया या कोई भी टाइम ले लिया। अब समझो इस रिएक्शन का तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है? अल्फा। कितना दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। टी इज इक्वल टू क्या बेटा? टी इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन का क्या दिया हुआ है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। तो 1 मोल से कितना? अल्फा। 2 मोल से 2 अल्फा। 3 मोल से x मोल से a मोल से a नॉट मोल से। तो लिया कितना था? डिसोसिएट कितना कर गया? बोलो तो बचेगा कितना? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। अब इसके 2 मोल से इसके कितने मोल? 1 मोल। तो मैंने क्या कहा था कि जिसका निकालना है उसका स्टोइकोमेट्री कितना? 1 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? 2 मल्टीप्लाई बाय कितने मोल डिसोसिएट करे? ए नॉट अल्फा। बोलो भाई ना? इसके लिए कितना बेटा? 3/2 इंटू। क्या समझ में आ रहा है? क्या कोई दिक्कत? अब ये बताओ इस केस में, अब बताओ यहाँ पे 2 होता या 4 होता, क्या इसके डिसोसिएशन में स्टोइकोमेट्री का कोई रोल है क्या? नहीं। जब कभी किसी केमिकल रिएक्शन को अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखते हैं, किसके टर्म्स में? तो रिएक्शन गिवन मोल के रिस्पेक्ट में कराते हैं कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना, 2 मोल के रिस्पेक्ट में कितना, 3 मोल के रिस्पेक्ट में कितना। उसमें उसका स्टोइकोमेट्री का कोई रोल नहीं होता। स्टोइकोमेट्री का रोल कहाँ आता है
कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का मोल निकालने के लिए आता है। बोलो है ना, इस 2 का यूज कहाँ आया, N2 और H2 का मोल निकालने में। लेकिन NH3 के डिसोसिएशन में क्या 2 का कोई रोल आया? यहाँ पे 2 के जगह 4 भी होता तो भी उसको A0 माइनस A0 अल्फा लिखते हैं। यही सब कंफ्यूजन का पॉइंट है। बोलो है ना। लेकिन जब इस रिएक्शन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखेंगे ना तो स्टाइकोमेट्री के टर्म्स में डिसोसिएट कराते हैं। बोलो ना, हाँ या ना। अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, A0 माइनस A0 अल्फा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब इसके 2 मोल से कितने, 1 मोल, तो A0 अल्फा से A0 अल्फा बाई 2, तो ये कितना, A0 अल्फा बाई 2। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? इसके 2 मोल से 1 मोल, तो ये भी कितना, A0 अल्फा बाई। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अरे बोलना है ना। लेकिन अब तक हमने जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, ध्यान से समझना, उस हर केस में रिएक्टेंट एक ही था। रिएक्टेंट क्या था? एक ही था। अब जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो उसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? उसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन समझो अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा हो जाए, मैं तुमको यहीं पे बताता हूँ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन यहीं पे लेता हूँ, लो अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे ले लूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या बेटा, 2NH3। बोलो अब T इक्वल टू T पे, T इक्वल टू 0 पे, अब A का भी N2 का भी कुछ अमाउंट होगा और H2 का भी कुछ अमाउंट होगा। बोलो है ना। अब इसके अमाउंट को मैं ले लेता हूँ A0 और इसके अमाउंट को क्या ले लेता हूँ, B0। A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एट T इक्वल टू 0, और B0 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट T इक्वल टू 0। बोलो ना, हाई ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? उस टाइम पे ये कितना होगा, नहीं मिलेगा। अब बताओ NH3 का अमाउंट N2 के रिस्पेक्ट में निकालें या H2 के रिस्पेक्ट में निकालें? याद करो मोल कॉन्सेप्ट में, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो हम लोग प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन N2 गाइड करेगा या H2 नहीं लगा सकते। अगर तुम करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, A0 माइनस A0 अल्फा। अगर तुम ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, A0 माइनस, और इसका भी कुछ ना कुछ डिसोसिएशन होगा, तो इसको क्या लिखोगे? अब बताओ इसको B0 अल्फा के टर्म्स में लिखेंगे या A0 अल्फा के टर्म्स में लिखें? देखो मसला फंसा या नहीं फंसा? तो कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट तुम जा करके देखना, तभी लगा पाते हैं जब एक ही रिएक्टेंट गिवन हो। लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गया कि हम लोग DOD का फंडा नहीं लगाएंगे। बोलो है ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं, इसको देख करके ऐसे डरना मत कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये है मोल रिएक्टेड और फॉर्म। रिएक्टेंट के लिए बात करोगे तो क्या होगा, रिएक्टेड होगा। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, फॉर्म अपॉन स्टाइकोमेट्री क्या बेटा, कोफिशिएंट। मतलब रिएक्शन हमेशा स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में होगा। किस रेशियो में होगा? एक एग्जांपल से समझा दूं। क्या लिया हमने? अब T इक्वल टू 0 पे N2 का अमाउंट A0, H2 का अमाउंट। अरे दो अलग अलग रिएक्टेंट है, हो सकता है दोनों का अमाउंट तुम सेम भी लिए होगे, हो सकता है दोनों का अमाउंट अलग अलग भी लोगे। अगर तुमको क्वेश्चन में सेम अमाउंट देगा तो तुम B0 को A0 कर देना या A0 को B0 कर देना। प्रोडक्ट ये होगा T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। अब इससे डिसोसिएटेड अमाउंट को हम कितना ले लेते हैं, X। डिसोसिएटेड अमाउंट मतलब डिसोसिएटेड अमाउंट कितना ले लेता हूँ, इसके स्टोइकोमेट्री कितने हैं समझो। इसके 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसको कितने रिएक्ट करेंगे, 3। तो इसके x करेंगे तो इसको कितने करेंगे, 3x। तो रिएक्शन हमेशा स्टोइकोमेट्रिक के रेशियो में कराएंगे। किसके रेशियो? तो यहाँ पे कितना बचेगा, A0 माइनस x, क्योंकि x रिएक्ट किए गए, लिया कितना था A0, तो बचेगा A0 माइनस x। अगर इसके x रिएक्ट किए तो इसको कितने करेंगे, 3x, तो बचेगा कितना, बोलो है ना, पक्की बात। अगर इसके 1 मोल रिएक्ट किए, इसके 3 किए, तो इसके कितने मोल, 2 मोल। इसके x तो इसके 3x, तो इसके कितने, 2x। कोई मसला फंसा क्या? तो ये एक्सटेंट तुम किसी के टर्म्स में लिख सकते हो। अरे हमने इसी के टर्म्स में कराया था, लेकिन x को बाद में कन्वर्ट कर दिया था। x को बाद में क्या किया था, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या था, x अपॉन E0, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x बाई E0 होगा।
ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका आ गया, N2 का आ गया। अगर मैं अल्फा निकालूं किसका, H2 का, तो इसका डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है 3x बाई, तो फिर यहाँ से 3x की वैल्यू निकाल दोगे, निकल जाएगा। लेकिन उतना मत करना, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हम स्टोइकियोमेट्रिक के फॉर्म में रिएक्शन को करा देंगे। बोलो है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ले लेता हूँ t=0 पे हमने कितना ले लिया A0, तो ये कितना, हमने t=t इक्विलिब्रियम लिया, ये कितना A0 माइनस 2x कितना होगा ये, तो ये कितना x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। तो कभी भी तुमको क्वेश्चन मिले तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन देख लो, इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन A gives B plus C, 2 mole of A are taken, out of which 0.5 mole get dissociated. What amount of dissociation of A? कोई एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है A, क्या दे रहा है बेटा, इनिशियली मतलब t=0, A का कितना अमाउंट है 2 मोल, तो ये कितना 0 0। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ बेटा, नहीं। आउट ऑफ विच 0.5 मोल गेट डिसोसिएटेड, तो 0.5 मोल ये किसकी वैल्यू दे रखी है, x की। बोलो अमाउंट दिया है तो x, और परसेंटेज में होता तो अल्फा होता। क्वेश्चन को तुमको ऐसे ही समझना, धीरे धीरे करेंगे अपने को समझ में आ जाएगा। तो t=t टाइम पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा, ये कितना पड़ेगा, क्लियर। क्या इसमें कोई समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। कभी भी हम लोग डिसोसिएशन ऑफ ए की बात करते हैं, किसकी बात करूं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके टर्म्स में निकालते हैं, 1 मोल के रिस्पेक्ट में, कितने मोल के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा डिसोसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट मोल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे 0.5 मोल डिसोसिएट किया, कितने मोल से, 2 मोल, तो 2 मोल से कितना डिसोसिएट किया 0.5, बोलो है ना। 2 मोल ऑफ ए डिसोसिएट कितना 0.5 मोल ऑफ ए, तो 1 मोल से कितना मिलेगा, हाफ, 0.5/2 कितना, दैट विल बी योर आंसर। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, डेसिमल के बाद ऐसे 25 नहीं पढ़ते हैं। तो आज में हमने क्या देखा, 3 कॉन्सेप्ट हमने छोटे छोटे पढ़े। एक एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या पढ़ा रिएक्शन क्यूसेंट, और तीसरा क्या पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैं शॉर्ट में तुमको रिकॉल करा देता हूँ, कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो हमेशा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो रिएक्शन को हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। इसी के बेस अपने को क्या करना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखा हो, चाहे होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, उसका केसी निकालना हो या केपी निकालना हो, हम लोग कई सारे क्वेश्चंस का या रिएक्शन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुमको इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चंस हो वो तुम निकाल सकते हो। बोलो ना हाँ या ना। हमें डिसोसिएशन देख करके रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट देख करके के इक्विलिब्रियम भी पूछ सकता है, मतलब केसी भी पूछ सकता है, केपी भी पूछ सकता है। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई अगर गैस है तो उस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर भी पूछ सकता है। तो उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है? हम लोग ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं। लेक्चर आप ध्यान से समझ करके करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।